Subscribe to our channel, press the bell icon that you can get every update instantly. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज में। तो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं कि एक ऑफर क्या होता है, और दूसरी चीज हम उससे जुड़ी एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं। यानी कि एक ऑफर क्या होता है और ऑफर की डेफिनेशन से हमें क्या पता लगता है कि एक ऑफर के अंदर कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए जो उस ऑफर को वैलिड ऑफर बता सके। ठीक है, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अबाउट टाइप्स ऑफ ऑफर, कि एक जो ऑफर है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ ऑफर को पढ़ने से पहले हम ये एक चीज देख लेते हैं, ठीक है, जो यहां पे आपको सामने दिख रहा है। तो अच्छा, हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वैसा अग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले एक एग्रीमेंट बनना जरूरी है। अब ये जो एग्रीमेंट है उसकी भी एक डेफिनेशन है जो कि बोलती है कि एक प्रोमिसेस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, उसे ही हम अग्रीमेंट बोलेंगे। यानी कि ऐसे प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस जो दोनों पार्टीज के लिए या जितनी भी उसके अंदर पार्टीज मौजूद हैं उनके लिए कंसिडरेशन फॉर्म करती है, उसे हम क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट बोलेंगे। उसी तरीके से प्रॉमिस की भी डेफिनेशन है। प्रॉमिस की डेफिनेशन बोलती है कि अ प्रपोजल एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, यानी कि वैसा प्रपोजल जो कि एक्सेप्ट हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉमिस बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि एक प्रपोजल गया, सबसे पहले एक प्रपोजल गया, उस प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिली, जब उसे एक्सेप्टेंस मिल गई तो फिर वो क्या बन गया? एक प्रॉमिस बन गया। फिर वो जो प्रॉमिस है वो एक एग्रीमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जब टर्म्स एंड कंडीशंस उसकी जो है वो ले डाउन हो गई। फिर वो एग्रीमेंट अगर एनफोर्सिएबल बाय लॉ हुआ तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे? एक कॉन्ट्रैक्ट बोल देंगे। मतलब कि ये जो सारा खेल है वो कहां से शुरू हो रहा है? ये सारा खेल प्रपोजल से शुरू हो रहा है। यानी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने का जो रास्ता है वो प्रपोजल से शुरू होता है। प्रपोजल इज द फर्स्ट स्टेप, देन प्रॉमिस, देन अग्रीमेंट एंड देन द फाइनल स्टेप इज कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि सबसे पहले आप एक प्रपोजल दोगे और उसका जो आखिरी पड़ाव होगा वो होगा एक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है एक कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो सारा खेल है वो एक ऑफर या एक प्रपोजल से शुरू होता है। तो आइए सबसे पहले यही देख लेते हैं कि ये ऑफर क्या होता है। हालांकि इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ऑफर क्या होता है, लेकिन एक बार फिर इसे हम देख लेते हैं कि ऑफर होता क्या है। तो ऑफर के बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2A हमें बताता है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, यानी कि ये ए है, इसको आप एक कोई पर्सन मान लीजिए। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, ये अनदर बी हो गया, हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, यानी कि ए ने बी को अपनी विलिंगनेस बताई। विलिंगनेस क्यों बताई? ताकि विलिंगनेस बताई, और विलिंगनेस में था क्या कि भाई मैं कुछ करना चाहता हूं या फिर मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं। डू और डोंट। ठीक है, डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू। अब इसने इसे क्यों बताया? टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर, कि भाई मैं ये कुछ करना चाहता हूं या कुछ नहीं करना चाहता हूं, तुम मुझे अपनी असेंट दो। ठीक है, तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रपोजल बोलेंगे। मतलब कि जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताता है कि आई वॉन्ट टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, बताने का व्यू क्या होता है? ताकि ये जो सेकंड पर्सन है उसका जो असेंट है वो ऑब्टेन कर सके। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? हम प्रपोजल बोलेंगे। उसे हम बोलेंगे कि किसी ने प्रपोजल दिया है किसी को। जो पर्सन जो है जिसे ऑफर दिया जाता है उसे हम बोलते हैं ऑफरी, जो ऑफर देता है उसे हम बोलते हैं ऑफरर,
जिस पर्सन ने प्रॉमिस किया है उसे हम बोलेंगे प्रॉमिसर, और जिसको प्रॉमिस किया है उसे हम बोलेंगे प्रॉमिसी। ठीक है, द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस उसे हम प्रॉमिसर बोलेंगे, द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉमिसी बोलेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम कि ये जो ऑफर है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देर आर बेसिकली 7 काइंड्स ऑफ ऑफर, 7 टाइप के ऑफर्स होते हैं। कौन कौन से? एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर। ठीक है, ये वो 7 टाइप के ऑफर्स हैं जिसे हम इस वीडियो के अंदर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर से, कि एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है और इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है। तो जहां तक एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर की बात है तो उसके बारे में सेक्शन 9 हमें क्या बताता है? सेक्शन 9 हमें कहता है कि इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। अब सबसे पहले हम इस पहली लाइन को देखते हैं। तो ये पहली लाइन क्या बोल रही है कि जहां तक या जब कभी भी कोई प्रपोजल यानी कि कोई ऑफर या एक्सेप्टेंस विद द यूज ऑफ वर्ड्स दी जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस ऑफर बोलेंगे। विद द यूज ऑफ वर्ड का मतलब क्या होता है? जहां पे आपने शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब इसमें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि चाहे आपने शब्दों का इस्तेमाल इन द रिटन फॉर्म किया है या फिर आपने वर्बली शब्द यूज किए हैं, मतलब कि आप जब लिखते हो तब भी आप वर्ड्स का यूज करते हो, आप जब बोलते हो तब भी आप वर्ड्स का यूज करते हो। तो जहां कहीं भी विद द यूज ऑफ वर्ड्स यानी कि रिटन या वर्बल फॉर्म के अंदर में आपने कोई ऑफर या एक्सेप्टेंस दी है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस ऑफर या फिर एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस बोलेंगे। सेकंड चीज क्या आती है जो हमें सेकंड लाइन से पता चलती है? इन सो फार एज सच अ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, यानी कि जहां पे आपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। अब 2 तरीके से होता है। क्या होता है? पहली चीज होती है कि आप या तो विद द यूज ऑफ वर्ड्स अपनी बातों को बताओ। सेकंड चीज होती है विद द यूज ऑफ योर एक्ट, आप दूसरों को बताओ। ठीक है, मतलब या तो आपके काम बता रहे हो या फिर आपके शब्द बता रहे हो, 2 चीजें होती हैं। तो जहां पर वर्ड्स आप यूज करते हो उसे हम एक्सप्रेस ऑफर या एक्सेप्टेंस बोलते हैं, और जहां पर आप अपने एक्ट से शो कर रहे होते हो उसे हम क्या बोलेंगे? इम्प्लाइड बोलेंगे। ठीक है, इम्प्लाइड ऑफर या एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो इस इम्प्लाइड ऑफर को समझने के लिए या इम्प्लाइड ऑफर या एक्सेप्टेंस क्या होता है इसे समझने के लिए हम 2 केसेस को रेफर करेंगे। पहला केस हम रेफर करते हैं इम्प्लाइड ऑफर को समझने के लिए, दूसरा केस हम रेफर करेंगे इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस को समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप केस रेफर करोगे रामजी दयावाला एंड सन्स लिमिटेड वर्सेस इन्वेस्ट इंपोर्ट। ठीक है, इस केस को रेफर करेंगे। अब इस केस के फैक्ट देख लेते हैं क्या है। केस के फैक्ट ये हैं कि अ कॉन्ट्रैक्ट वॉज साइंड बिटवीन इंडियन एंड यूगोस्लावियन पार्टी। ये एक इंडियन पार्टी है, ये एक यूगोस्लावियन पार्टी है। इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। वन ऑफ द टर्म्स प्रोवाइडेड फॉर आर्बिट्रेशन बाय आईसीसी इन पेरिस। आईसीसी जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ऐसा कुछ है, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ कॉमर्स है जो जहाँ पे ये बिजनेस के जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं वहाँ वो डील होते हैं, वो है। ठीक है, on the terms provided for arbitration by ICC in Paris. Immediately thereafter, Indian party cabled and also wrote its objection about the arbitration clause. मतलब कि इन दोनों ने एक एग्रीमेंट फॉर्म किया या आप कह लो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने फॉर्म किया, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक टर्म था कि भाई अगर कभी भी हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है तो हम जाएंगे कहाँ? ICC जाएंगे। जब इंडियन पार्टी को इस टर्म के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत एक केबल करता है और उस जो टर्म है उसके ऊपर अपनी ऑब्जेक्शन देता है। ठीक है, उस क्लॉज के ऊपर। द अदर पार्टी मेड नो रिप्लाई टू इट। दूसरी जो पार्टी है उसने कोई भी रिप्लाई नहीं किया इसे। द अदर पार्टी मेड नो रिप्लाई टू इट। दूसरी पार्टी ने इसके ऊपर कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, मतलब जो इसने ऑब्जेक्शन अपना उठाया कि भाई मैं इस क्लॉज से सहमत नहीं हूं, मुझे ये क्लॉज इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं चाहिए। द अदर पार्टी मेड नो रिप्लाई टू इट बट परमिटेड द वर्क टू गो ऑन। अ डिस्प्यूट हैविंग अराइजन, दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट अराइज हुआ। इट वॉज हेल्ड डेट द आर्बिट्रेशन क्लॉज, अब जब डिस्प्यूट अराइज हुआ तो दोनों के दोनों गए कोर्ट में, और कोर्ट ने क्या वहां पाया कि इट वॉज हेल्ड डेट आर्बिट्रेशन क्लॉज हैड बिकम डिलीटेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट बाई एन इम्प्लाइड अग्रीमेंट। अ सूट
कुड लाई इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब क्या है, इसको मैं आप दोबारा से एक आसान भाषा में इसको समझा देता हूँ कि ये इंडियन पार्टी है, एक यूगोस्लावियन पार्टी है ये वाली। अब इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक टर्म है, जो टर्म ये कहती है कि दोनों के बीच में अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो कहाँ जाएंगे, आईसीसी के पास जाएंगे, जो कि पेरिस के अंदर है। अब होता क्या है कि जो इंडियन पार्टी है उसे ये टर्म पसंद नहीं आती है, तो वो अपनी ऑब्जेक्शन तुरंत यूगोस्लावियन पार्टी के पास भेजती है कि भाई मुझे इस टर्म के ऊपर ऑब्जेक्शन है, मैं ये टर्म कॉन्ट्रैक्ट में नहीं चाहता। यूगोस्लावियन पार्टी जो है वो उसे कोई वापस जवाब नहीं देती है, कोई भी रिप्लाई नहीं करती है, और काम दोनों के बीच में चलता रहता है। तो जब इनके बीच में एक समय पर डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसके बाद जब कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट क्या बोलती है कि भाई इसने तो अपनी ऑब्जेक्शन तुझे दे दी थी, तूने इसकी ऑब्जेक्शन का कोई रिप्लाई नहीं दिया, मतलब कि इसने जो अपना ऑब्जेक्शन उठाया था कि भाई ये जो टर्म है वो कॉन्ट्रैक्ट से डिलीट होना चाहिए, तो उस चीज के ऊपर राजी था। अब जब तू राजी था उस चीज के ऊपर, तो इसका मतलब कि वो आर्बिट्रेशन क्लॉज वाला जो पॉइंट था, टर्म था उसके अंदर, वो डिलीट हो गया उस एग्रीमेंट से। और अब ये जो सूट है वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर में जो जिसकी ज्यूरिसडिक्शन हो तुम्हारे मैटर की, उसके अंदर जा सकती है। ठीक है, अब ये इसका मतलब ये है कि यूगोस्लावियन पार्टी जो है उसने अपना जो है वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दी थी इसके ऑफर को। ठीक है, इसी तरीके से एक और केस है अपटन वर्सेस पॉवेल का। अब इस केस के अंदर भी यही होता है कि एक फर्म के अंदर में आग लगती है। ये जो फर्म का मालिक है वो फायर ब्रिगेड को फ़ोन करता है, फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, फायर ब्रिगेड अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। अब इसने जो उसे कॉल किया था फायर ब्रिगेड को, तो इसे ऐसा लगा था कि ये फायर ब्रिगेड के फ्री सर्विस जोन के अंदर में आता है, लेकिन हकीकत में बाद में पता क्या चला कि भाई फायर ब्रिगेड के ये फ्री सर्विस जोन के अंदर नहीं आता। तो फायर ब्रिगेड ने इससे कहा कि भाई मैंने तुम्हारा काम किया है, तुम्हारे फर्म पे जो आग लगी थी उसे बुझाया है, अपनी सर्विस प्रोवाइड की है, तो अब तुम इसके बदले में जो भी मुझे कंपनसेशन मेरी बनती है वो चीज़ दो। इसी बात पे दोनों में डिस्प्यूट होता है, क्योंकि एक कह रहा होता है कि मुझे लगा कि मैं तुम्हारे फ्री सर्विस जोन में आता हूँ, दूसरा कह रहा है कि भाई तुम मेरे फ्री सर्विस जोन में नहीं आते हो। दोनों कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट डिसाइड करती है कि द ट्रुथ ऑफ द मैटर इज दैट द डिफेंडेंट वांटेड द सर्विस, डिफेंडेंट को सर्विस चाहिए थी, एंड ही आस्क्ड द सर्विस from the upturn and upturn in response to that request provided the service। upturn ने उसके रिक्वेस्ट के कारण सर्विस प्रोवाइड की, hence the service was rendered on an implied promise to pay for them। तो ये जो सर्विस है वो एक इम्प्लाइड प्रॉमिस है, सर्विस प्रोवाइड की, तो मतलब एक इम्प्लाइड प्रॉमिस इसके अंदर में हो गया कि जो पार्टी जिसे सर्विस मिल रही है वो उसके बदले में उसे पे करेगी। ठीक है, ये एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड ऑफर की बात थी। अब नेक्स्ट टाइप है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है? क्रॉस ऑफर का मतलब होता है जब दो पार्टीज आइडेंटिकल ऑफर एक दूसरे को करती है, मतलब ऑफर ए और ऑफर ए आइडेंटिकल, सेम ही ऑफर दोनों को करती है। मतलब ये मान लो कि पार्टी एक्स है और पार्टी वाई है, इसने भी ऑफर ए वाई को दिया और वाई ने भी ऑफर ए एक्स को दिया। मान लो कि दोनों ने सेम ही ऑफर दिया कि भाई मैं तुझे अपनी कार बेचूंगा, और इसने भी सेम ऑफर दिया कि मैं तुझे अपनी कार बेचूंगा। इन इग्नोरेंस टू ईच अदर्स ऑफर दे आर सेड टू मेक अ क्रॉस ऑफर। मतलब कि इसने इसको ऑफर दिया कि मैं तुझे अपनी कार 5 लाख में बेचूंगा, इसने इसको ऑफर दिया कि मैं तेरी कार 5 लाख में खरीदूंगा। दोनों ने एक दूसरे को ऑफर दिया, दोनों का ऑफर आइडेंटिकल था, 5 लाख कार, लेकिन दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि भाई जो है सामने वाली पार्टी उसे ऑफर दे रही है। मतलब कि एक्स ने वाई को ऑफर दिया इस इग्नोरेंस में कि वाई ने उसे कोई ऑफर दिया है। ठीक है, उसे पता नहीं था कि वाई ने कोई ऑफर उसे दिया है। वैसे ही वाई ने एक्स को ऑफर दिया इस चीज़ के इग्नोरेंस में कि एक्स ने भी कोई उसे ऑफर दे रखा है, उसे हम क्रॉस ऑफर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल और भी दे रखी है कि इफ़ ए मेक्स एन ऑफर टू सेल हिज कार फॉर 7 लाख, सेम ही एग्जाम्पल है, टू बी एंड बी इन इग्नोरेंस टू दैट ऑफर that makes an offer to buy the same car for 7 lakh, they are set to make a cross offer and there is no acceptance in the case, hence it cannot be a mutual acceptance। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को ऑफर दिया है लेकिन एक्सेप्टेंस किसी ने भी नहीं दी। ठीक है, तो जब एक्सेप्टेंस नहीं दी तो मतलब वहां पे कोई भी ऑफर नहीं आया। क्या हुआ ना कि दोनों पार्टी ने एक दूसरे को सेम ही ऑफर दे दिया लेकिन एक्सेप्टेंस दोनों में से किसी ने नहीं दी।
ये क्रॉस ऑफर है। इसके एसेंशियल्स क्या क्या है कि पहला तो सेम ऑफर होना चाहिए दोनों के लिए, दोनों ने एक दूसरे को सेम ही ऑफर दिया होना चाहिए। और दूसरा जो है ऑफर मस्ट बी मेड इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर। ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर मतलब कि इस पार्टी को इसके ऑफर के बारे में नहीं पता है और इस पार्टी को इसके ऑफर के बारे में नहीं पता है, दोनों को यही लग रहा है कि भाई मैंने ही ऑफर दिया है सिर्फ, ऐसा है ये। ठीक है, ये बेसिक एसेंशियल्स ऑफ क्रॉस ऑफर है। अब इससे रिलेटेड एक केस लॉ है जो है टिन वर्सेस हॉफमैन का केस। इस केस के फैक्ट देख लेते हैं क्या है। तो फैक्ट ऐसे हैं कि द डिफेंडेंट रोट टू द कंप्लेनेंट एंड ऑफर टू सेल हिम 800 टन्स ऑफ आयरन एट 69 पर टन। ठीक है, जो भी उनकी यूनिट होगी पैसे की उसके अंदर कि भाई मैं तुझे 800 टन ऑफ आयरन दूंगा इतने अमाउंट के अंदर में। एट द सेम टाइम कंप्लेनेंट ऑल्सो रोट टू द डिफेंडेंट एंड ऑफर टू बाई द आयरन एट सिमिलर टर्म्स। अब इसने भी सेम ही चीज उसे ऑफर दे दिया। इसने कहा था कि मतलब ये होता है बस ऐसा है ना कि एक पार्टी कहती है कि मैं तुझे ये चीज बेचूंगी, उसका ऑफर देती है, दूसरी पार्टी कहती है कि मैं तुझसे ये चीज खरीदूंगी, इसका ऑफर होता है। ठीक है, बस ऑफर में इतना सा डिफरेंस होता है, टर्म्स कंडीशंस कंसिडरेशन लगभग सब सेम रहता है। ठीक है, तो यही हुआ, इसने कहा कि मैं 800 टन तुझे 800 टन दूंगा 69 के अंदर में, इसने भी कहा कि मैं 800 टन खरीदूंगा 69 के अंदर में, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक्सेप्टेंस नहीं दी। मतलब कि दोनों एसेंशियल पूरे हैं इसके अंदर। पहला एसेंशियल सेम ऑफर, दूसरा एसेंशियल इग्नोरेंस टू दी ऑफर ऑफ द अदर पार्टी। The court held that these were cross offers that are made simultaneously without knowledge of one another। सेम ही चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड एक केस लॉ है। नेक्स्ट है स्टैंडिंग ऑफर। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग नहीं हुई। नेक्स्ट है स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है? ऑफर विच रिमेन्स ओपन फॉर द एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये देखने वाली है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है, 10 डेज भी हो सकता है, 1 वीक भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है। मतलब कि एक टाइम पीरियड के लिए वो ऑफर जो है वो वैलिड रहेगा, वो ऑफर स्टैंडिंग रहेगा अपनी जगह पे, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग ऑफर बोलेंगे। इसकी जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो है टेंडर। टेंडर क्या होता है ना, टेंडर में टेंडर इसकी कॉमन एग्जांपल क्यों है? क्योंकि आप किसी को अगर देखोगे टेंडर देते हो तो 1 साल का टेंडर, 2 साल का टेंडर, 3 साल का, कुछ महीनों का टेंडर, मतलब ये एक ओवर अ टाइम पीरियड के लिए ये जो ऑफर है वो स्टैंड करता है। ठीक है, उतने तक के लिए ये वैलिड रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फिर स्टैंडिंग ऑफर बोलते हैं। ठीक है, जो ऑफर एक टाइम पीरियड के लिए स्टैंड करे, एक टाइम पीरियड के लिए रहे, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग ऑफर बोलेंगे। अब इससे भी रिलेटेड एक केस है, जो केस है पर्सल वर्सेस लंदन कंट्री काउंसिल असाइलम एंड मेंटल डेफिशिएंसी कमिटी। ठीक है, इस केस के फैक्ट क्या है कि द प्लेंटिफ एडवर्टाइज्ड फॉर टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब कि ये रहा प्लेंटिफ, इसने कोई टेंडर दिया कि भाई मुझे इतनी अमाउंट ऑफ चीज़ें चाहिए। द डिफेंडेंट took the tender in which he had to supply to the company various special articles for a period of 12 month, यानी 1 साल के लिए। अब ये प्लेंटिफ है, सामने वाली पार्टी डिफेंडेंट हो गई, इसने उस टेंडर को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब इसको वो टेंडर मिल गया। एक्सेप्ट क्या किया? इसको वो टेंडर मिल गया। कितने टाइम के लिए मिला? 12 मंथ के लिए मिला। ठीक है, इन बिटवीन दिस डिफेंडेंट डिड नॉट सप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर कंसाइनमेंट। अब क्या हुआ कि बीच में एक बार इसने कहा कि भाई मुझे इतना सप्लाई चाहिए, इसने वो चीज़ सप्लाई नहीं की। ठीक है, इसने वो चीज़ सप्लाई नहीं की। द कोर्ट, जब कोर्ट में बात गई तो द कोर्ट हेल्ड दैट द टेंडर वाज अ स्टैंडिंग ऑफर दैट वाज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बाय द सब्सिक्वेंट एक्ट ऑफ द कंपनी एंड दैट एन ऑर्डर प्रिवेंटेड प्रो टेंटो द पॉसिबिलिटी ऑफ रेवोकेशन, हेंस द कंपनी सक्सीडेड इन एन एक्शन टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब ये क्या होता है कि इन्हीं 12 मंथ्स में से एक बार ये इसे सप्लाई नहीं देता है, तो डिस्प्यूट अराइज होता है, कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट क्या बोलता है कि एक स्टैंडिंग ऑफर है जो कि एक सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है। सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट तो तब बना जब इन दोनों के बीच में वो फाइनल चीज हो गई कि भाई मैंने, इसने टेंडर पास किया, इसको टेंडर मिल गया, अब तक तो ये पूरा का पूरा बन चुका है। अब ये जो इसका ऑफर है वो स्टैंड करेगा। ठीक है, अब टेंडर के अंदर आप एक चीज आगे क्या पढ़ोगे ना कि टेंडर जो टेंडर निकालता है, जो टेंडर देता है, वो ऑफर नहीं देता है, वो एक इनविटेशन टू ऑफर होता है। ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि क्या होता है।
तो मतलब इसने क्या दिया, इनविटेशन टू ऑफर दिया, यानी कि अब ऑफर किसने दिया होगा इस केस के अंदर में, इसने, और इसने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, तो इसने ऑफर दिया। अब स्टैंडिंग ऑफर के अंदर में हम जब ऑफर की बात कर रहे हैं तो ऑफर इसने दिया, तो इसका जो ऑफर है हम ये मान के चलेंगे कि जिस पार्टी को टेंडर मिला है उसने जो ऑफर दिया है वो एक पूरे टाइम पीरियड के लिए फिक्स रहता है, ठीक है, एक टाइम पीरियड के लिए फिक्स रहता है वो। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ देखिए कि ऑफर, तो हम इसको यहाँ से देखते हैं कि दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि प्लेंटिफ ने टेंडर एडवर्टाइज किया प्लेंटिफ ने, ये जो डिफेंडेंट है उसको टेंडर मिल गया, यानी कि अब हम क्या बोलेंगे कि ये अगर इनविटेशन टू ऑफर था तो ये क्या है, ऑफर, ठीक है, इसका ऑफर था। अब जब सब कुछ इनके बीच में हो गया तो इसका जो ऑफर है वो एक पूरा इस टाइम पीरियड के लिए 12 मंथ के लिए जो है वो वैलिड रहेगा, ठीक है, 12 मंथ तक के लिए इसका ऑफर तो फिक्स हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि प्लेंटिफ की एक्सेप्टेंस 12 मंथ के लिए फिक्स नहीं है, ठीक है, मतलब कि प्लेंटिफ क्या करेगा, 1 मंथ 2 3 4 5 6 6 महीने 7 महीने का हम लगा के चलते हैं, यहाँ पे उनका कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, ठीक है। अब ऑफर किसने दिया है ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये इन्विटेशन टू ऑफर था तो डिफेंडेंट ने ऑफर दिया है। अब ये जो ऑफर है वो 1 2 3 4 5 6 7 मंथ के लिए ऑफर अभी तक हमने देखा, आगे भी 12 तक ऐसे जाएगा, तो इसका ऑफर 7 महीने तक वैलिड है। लेकिन ये जो प्लेंटिफ है जिसने इनविटेशन टू ऑफर दिया था, मतलब अब जो एक्सेप्टर है यहाँ पे, इसके ऑफर का एक्सेप्टर जो है वो, क्योंकि ऑफर इसने दिया है इसके मैं टेंडर लूंगा, इसने एक्सेप्ट किया है, तो ये एक्सेप्टर जो है वो बार बार उसे एक्सेप्टेंस देगा। मतलब पहले मंथ में इसने कहा कि मुझे 15 पीस ऑफ गुड्स जो भी मैंने मंगवाए हैं वो चाहिए, जैसे ही इसने कहा कि मुझे 15 पीस चाहिए, ठीक है, इसका ऑफर था, इसकी एक्सेप्टेंस आ गई, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। फिर आगे इसके बाद अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, अभी सिर्फ एक ऑफर चल रहा है, ठीक है, इसका। फिर इसने कहा कि मुझे 15 पीस ऑफ गुड्स चाहिए, ठीक है, फिर एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ बन गया। फिर ऐसे ही इसने कहा 15 पीस ऑफ गुड्स मुझे चाहिए, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। यानी कि जैसे जैसे ही वो अपने सप्लाई डिमांड करेगा वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, इसी को हम सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में इस टाइम में इन टोटल 12 महीने के लिए सिर्फ ऑफर ही है जो स्टैटिक है, ठीक है, एक्सेप्टेंस उसे हर महीने देनी पड़ रही है, ठीक है, ये चीज़ है। यानी एक्सेप्टेंस हर महीने आती है, ऑफर 12 महीने तक के लिए वैलिड है, ठीक है, ये चीज़ होता है इसके अंदर। ये बहुत एक टेक्निकल चीज़ है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा, यही इसके अंदर भी है। और कोर्ट क्या फिर डिसाइड करती है कि भाई 12 मंथ तक के लिए तुम बाउंड थे और 12 मंथ के बीच में तुमने उसके मंगवाने पर भी उसका सामान नहीं दिया है, मतलब कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। अब इसको समझने के बाद आप एक बार इसको दोबारा से इस टॉपिक को समझिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और 5 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा यहाँ पे आइएगा, नहीं तो एग्जॉस्ट हो जाएगा माइंड, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं जनरल ऑफर। जनरल ऑफर क्या होता है? तो जनरल ऑफर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो ऑफर जो पब्लिक जनरल के लिए जो है वो ऑफर पास किया गया हो, ऑफर दिया गया हो, उसे हम बोलेंगे जनरल ऑफर। जनरल ऑफर इज एन ऑफर दैट इज मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज, पूरी दुनिया के लिए जो ऑफर दिया गया है, वर्ल्ड एट लार्ज, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, सबके लिए दिया गया है, उसे हम बोलेंगे जनरल ऑफर, ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। मतलब ये है क्या है ना, ऐसे कि जनरल ऑफर में एक तो आप ऑफर कैसे देते हो, आप एक तो है कि मैंने आपको ऑफर दिया कि भाई तू मेरे लिए ये काम करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में बता, ठीक है। एक होता है कि जनरल ऑफर, यानी कि कोई भी अगर मेरे लिए कुछ करता है तो मैं उसके बदले में उसे ये चीज़ दूंगा, ठीक है, ये चीज़ होता है। एक आप पर्टिकुलर पर्सन को बोलते हैं कि अगर तू मेरे लिए ये करता है। एक होता है कि कोई भी मेरे लिए अगर कोई ये काम परफॉर्म करेगा तो मैं उसके लिए ये करूँगा, ठीक है। तो ये कोई भी के साथ जो कोई भी को जो ऑफर दिया जाता है उसे हम बोलेंगे जनरल ऑफर। अब इसका जो इंपॉर्टेंट केस है वो है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, डिस्कस किया हुआ केस है शायद। होता क्या है इस केस के अंदर में बेसिकली कि एक कंपनी होती है कार्बोलिक स्मोक बॉल लिमिटेड ऐसे करके, वो एक स्मोक बॉल जो है वो मार्केट के अंदर में निकालती है, ठीक है, उसकी एडवर्टीजमेंट देती है। अब उसकी एडवर्टीजमेंट में क्या लिखा होता है कि आई विल पे 100 पाउंड टू एनीवन हु वुड कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजिंग एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा। मतलब उस टाइम पे कोई एपिडेमिक है, जैसे आज के टाइम पे कोविड चल रहा है, वैसे उस टाइम पे एक एपिडेमिक चल रहा था इन्फ्लुएंजा का।
तो वो कहता है कि भाई मेरी दवाई लो, अगर मेरी दवाई लेने के बाद भी तुम्हें वो इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो उसके लिए मैं तुम्हें फिर 100 पाउंड कंपनसेट करूंगा, मतलब मेरा चैलेंज है एक तरीके से, नहीं होगा और होता है तो मैं 100 पाउंड देने के लिए तैयार हूँ। उसके बदले में उसने वो क्या करता है कि 100 पाउंड उसने बोला है कि ये दूंगा, तो उसने 1000 पाउंड बैंक में भी एज ए डिपॉजिट जमा करा रखा होता है गारंटी के तौर पे कि भाई मैं मतलब मैं शो कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं 100 पाउंड दूंगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। एक जो कार्लिल करके एक लेडी होती हैं, उन्हें वो मतलब उन्होंने वो एडवर्टीजमेंट पढ़ी होती है, वो उनका प्रोडक्ट खरीदती है, उनकी मेडिसिन खरीदती है। अब मेडिसिन को कंज्यूम करने के बाद भी उन्हें दोबारा से इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो फिर इसी बात के ऊपर वो कोर्ट में जाती है। कोर्ट में जब सूट फाइल होता है तो कोर्ट ये डिसाइड करती है कि भाई तुम्हारा जो इंटेंशन है वो इसी चीज़ से शो हो रहा है कि तुमने 1000 पाउंड जो है वो बैंक में जमा करा दिए थे, डिपॉजिट करा दिए थे। इसका मतलब कि तुम अपनी बात पे पक्के थे, अब कि मतलब तुमने हकीकत में विद इंटेंशन ये चीज़ कही थी कि जिसको भी मेरी जो मेडिसिन है उसे खाने के बाद भी, उसे कंज्यूम करने के बाद भी अगर इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो मैं उसके बदले में उसे 100 पाउंड दूंगा, तो अब भाई उसे 100 पाउंड दो। ठीक है, ये चीज़ होती है और फिर कार्लिल जो है वो केस जीत जाती है। ठीक है, ये इसके बारे में सारा कुछ है। यहाँ पे लिखा है ना, द डिफेंडेंट गेव द आर्गुमेंट दैट द ऑफर वाज नॉट मेड विद एन इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। इसी बात पे कोर्ट कहती है कि भाई 100,000 पाउंड फिर किस लिए जमा करवाए थे अगर तुम्हारा इंटेंशन ही नहीं था तो। सेटिंग असाइड द आर्गुमेंट ऑफ द डिफेंडेंट, द बेंच स्टेटेड दैट इन केस ऑफ सच ऑफर, दैट इज जनरल ऑफर, यानी जनरल ऑफर के केसेस के अंदर में देयर इज नो नीड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कि भाई बताना जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन कि भाई कि मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट कर रही हूँ। एनीवन हु परफॉर्म्स द कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी जो पर्सन है जो कि कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे परफॉर्म करता है, मतलब इस केस में अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो कंडीशन क्या थी कि भाई तुम मेरी दवाई खाओ, तो जो कार्लिल हैं उन्होंने दवाई खाई थी। टू हैव कम्युनिकेटेड हिज और हर एक्सेप्टेंस, जिसने भी जो है कंडीशन उसे परफॉर्म कर लिया है, मतलब उसने उसे अपनी कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन जो है वो दे दी है, ये इसके अंदर में है। एंड मोर ओवर द मनी डिपॉजिटेड बाय द डिफेंडेंट इन अलायंस बैंक clearly shows that they intended to create a legally binding relationship. Hence, the plaintiff was awarded with the amount. ठीक है, ये चीज़ है इसके अंदर। अब सेक्शन 8 जो है इसी चीज़ को बताता है। सेक्शन 8 के अंदर में दिया हुआ है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि क्या कोर्ट ने क्या कहा कि जो कोई भी जनरल ऑफर के केस के अंदर में या किसी भी ऑफर में जो कोई भी बंदा जो है वो कंडीशन को परफॉर्म कर देता है तो ऐसा मान लेते हैं कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट उसने कर लिया है। ठीक है, और एक्सेप्टेंस अपने आप कम्युनिकेट हो सकती है। सेक्शन 8 इसी के बारे में बताता है कि परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल, कि भैया आपने अगर प्रपोजल के कंडीशन को परफॉर्म कर दिया है, और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस विच मे बी ऑफर्ड विद अ प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। मतलब क्या है, दोबारा से एक बार इसको आहिस्ते से आराम से पढ़ते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल, मतलब कोई प्रपोजल है, ये मान लीजिए कि प्रपोजल है SAL, आपने किसी इसके कंडीशन को परफॉर्म कर दिया है, या फिर और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, या फिर उस प्रपोजल के साथ में, ठीक है, उस प्रॉमिस के साथ के अगेंस्ट आपने किसी एक्सेप्टेंस किसी कंसिडरेशन को एक्सेप्ट कर लिया। मान ले कि भाई आपके पास कोई ऑफर आया, उस ऑफर के साथ में आपको कोई एडवांस मनी भी आई हुई थी। ठीक है, कि भाई तुम मेरे लिए पोस्टर छापो, ये रखो, इसके छापने से पहले ये रखो 1000 रुपीज़, ठीक है, बाकी के पैसे मैं तुम्हें बाद में दूंगा। मतलब कि उसके साथ एक कंसिडरेशन भी आई। आपने क्या किया, उस कंसिडरेशन को रख लिया, उस 1000 रुपये को रख लिया। मतलब जाहिर सी बात है ना कि आप उसके लिए पोस्टर छापने के लिए तैयार हो, आपको स्पेशल बताने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सामने वाला बंदा इतना तो रीजनेबल माइंड का होगा कि वो ये समझ ले कि भाई मेरे ने जो एडवांस मनी है उसे रख लिया है, मतलब कि ये मेरे ऑफर को इसने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, मतलब दो चीज़ें हैं, आप या तो उसके कंडीशन को परफॉर्म करिए या फिर उसके कंसिडरेशन को एक्सेप्ट कर लीजिए। इतना ही बहुत है आपकी कम्युनिकेशन को सामने वाले पार्टी के सामने जाहिर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल। अभी हमने जनरल ऑफर पढ़ा, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कुछ कंटिन्यूइंग नेचर के जनरल ऑफर होते हैं। कंटिन्यूइंग नेचर यानी कि वो ऑफर जो कंटिन्यू रहते हैं, लंबे टाइम तक के लिए चलते जाएंगे। ठीक है, ये क्या है कि व्हेन अ जनरल ऑफर इज ऑफ कंटिन्यूइंग नेचर,
लाइक इट वॉज इन कार्बोलिक स्मोक बॉल केस। कार्बोलिक में क्या है कि भाई कोई भी मेरी दवाई को खाएगा तो नहीं होगा, मतलब इस कोई में एक पार्टी भी हो सकती है, दो पार्टी भी, 3 4 5 हज़ार बंदे, 2000 3000 कुछ कितने भी हो सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही दिन सबने खाई हो, मतलब कि किसी ने मान लो जनवरी के महीने में वो दवाई खाई, फिर किसी ने फरवरी में खाई, किसी ने मार्च में खाई, किसी ने अप्रैल में खाई, जब तक कि इन्होंने केस नहीं किया और इन्हें सू नहीं, मतलब कि इन्हें उसे देना नहीं पड़ा, जब तक कि मतलब उनका एडवर्टीजमेंट खत्म नहीं हो जाता है तब तक का। ठीक है, तो वो क्या है कि एक ऑफर जो है वो कंटिन्यूइंग नेचर का है, लंबे टाइम तक कंटिन्यू चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। ठीक है, तो उसे हम कंटिन्यूइंग नेचर का बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि कार्लिल वाले केस में हुआ था, तो उसे हम कंटिन्यूइंग नेचर का बोलेंगे। इसके अंदर क्या होता है, जब आप क्या करते हो ना कि आपने परफॉर्म कर दिया, जिस बंदे ने उसके कंडीशन को परफॉर्म कर दिया, जैसे एक पार्टी ने दवाई खा ली तो वो कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो गया, फिर दूसरी पार्टी ने खाई, तीसरी ने खाई, जितने टाइम तक वो ऑफर है उतने टाइम तक जो कोई भी उसकी कंडीशन को परफॉर्म करेगा उस पार्टी को हम मान लेंगे कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी है। ठीक है, उसे हम जनरल ऑफर बोलेंगे। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर तो हम वही है ना कि कोई भी परफॉर्म करेगा। स्पेसिफिक ऑफर होता है कि भाई तू ही परफॉर्म करेगा या यही पार्टी परफॉर्म करेगी, यानी कि हम जब एक पर्टिकुलर असर्टेन्ड पर्सन को ऑफर देते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ऑफर बोलेंगे। दिस टाइप ऑफ ऑफर कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड, मतलब जिस पर्सन को ऑफर दिया है वही वो जो ऑफर है उसे एक्सेप्ट करेगा, ये स्पेसिफिक ऑफर होता है। तो हमने सारे के सारे जो ऑफर के पॉइंट्स हैं कि टाइप्स ऑफ ऑफर कितने तरीके से होते हैं उसे हमने पढ़ लिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। पूरी वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।